किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई? ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पर जो यूजीसी है वो बना था? ठीक है, तो देखो किस पर बना था ये? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है इसकी स्थापना पर, इसकी बेसिकली सिफारिश पर बना था, है ना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, अब देखो मैंने ना ऊपर एक चीज बताई थी आपको कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है ना, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है वो राधा कृष्णन थे, तो इसीलिए हम इसको राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि मैम इस तरीके से तो इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाना चाहिए, है ना। ए ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाता अगर यहाँ पे आयोग लगा होता, है ना। देखोगे आप यहाँ पे आयोग नहीं है ना, सिर्फ राधा कृष्णन लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है, वरना अगर यहाँ पर राधा कृष्णन आयोग होता ना तो ये भी करेक्ट होता। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मतलब क्या है? यूजीसी, है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी, तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक मान्यता कब मिली? ठीक है, अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, है ना, तो स्थापना जो है हुई थी 53 में, और मैंने क्या बोला था? वैधानिक मान्यता मिलेगी 3 साल बाद, है ना, जब मैं ऊपर पढ़ा रही थी। तो वैधानिक मान्यता कब मिली? 3 साल बाद। इसमें 3 साल भी और आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, है ना। तो वैधानिक मान्यता इसको कब मिली थी? 1956 में। नेक्स्ट है यूजीसी का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी यूजीसी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है ना, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नहीं आएगा, ये फुल फॉर्म आएगा। ठीक है, जो यूजीसी है उसका विस्तृत रूप क्या है? यहाँ पर भी विस्तृत आएगा, संक्षिप्त नहीं, है ना। विस्तृत रूप क्या है? तो यूजीसी का विस्तृत रूप क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, तो हमारा जो सी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ में किसका एग्जाम है? अच्छा, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य जो थे टोटल कितने थे? 9 सदस्य थे यहाँ पर, तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजीसी कार्य करता है, क्या कार्य करता है यूजीसी? विश्वविद्यालय निर्माण करने की अनुमति और मान्यता प्रदान करने का काम करता है, मेन काम तो इसका यही ही होता है ना, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट है यह विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता और समानता बनाए रखने हेतु सरकार को उचित परामर्श देता है, ये भी बात करेक्ट है ना। जैसे मैं बता रही थी कि हर जगह पर सेम ही पढ़ाई हो, एटलीस्ट 75% तो सेम हो, है ना, तो वो भी काम यही ही करता है। नेक्स्ट है यह परामर्श देने से पहले विश्वविद्यालय का निरीक्षण करता है, नहीं जाकर के देखेगा, इंस्पेक्शन करेगा, सारी की सारी चीजें सही बढ़िया चल रही हैं या नहीं चल रही है ना, और फिर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनके क्या स्रोत हैं, है ना, उन सब की भी जानकारी एकत्रित करता है, ये काम भी करता है, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सारे के सारे काम है यूजीसी के। ठीक, नेक्स्ट है यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो यूजीसी का अध्यक्ष बनता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना, और अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से चुना जाता है जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो चुनती तो केंद्र सरकार है, इसका मतलब क्या हुआ? जो मोदी गवर्नमेंट है ना वो चुनेगी कि यूजीसी का जो अध्यक्ष है वो कौन बनेगा। जैसे अगर अभी बनाना है यूजीसी का अध्यक्ष तो मोदी सरकार जो है वो चुनेगी कि कौन होगा यूजीसी का अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो उनकी सरकार में से कोई आदमी है उसको बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो ना तो राज्य सरकार से हो और ना ही केंद्रीय सरकार से हो, ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, दोनों चीजें करेक्ट हैं, यानी सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि जो नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही करता है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, यानी प्रमुख कार्य ये क्या करता है? तो नेक्स्ट है विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण, हाँ ये तो करता है, शैक्षिक स्तर का निर्धारण यानी जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, किस लेवल पे, है ना, तो ये बिल्कुल करता है, यानी बैचलर्स में कैसी शिक्षा होनी चाहिए, मास्टर्स में किस स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, पीएचडी में किस स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें ये करता है।
और नवीन कॉलेजों की स्थापना। देखो ये नवीन कॉलेजों की स्थापना अगर किसी को करनी है तो इनकी मंजूरी लगेगी, उसके बिना नहीं हो सकती है ना। नवीन कॉलेजों को मान्यता देना ये भी इसका काम है, पर यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रमुख कार्य क्या है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, हमें मेन जो चीज है वो ढूंढनी है। आंसर इसके तीनों करेक्ट है, ये तीनों। अगर यहाँ पे उपयुक्त सभी आता तो आप उपयुक्त सभी पे टिक कर देते है ना, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं है ना, तो ये तो हमारा होएगा नहीं। इन तीनों में से हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है। तीनों चीजें हैं पर तीनों में से बेस्ट कौन सा है, ये है ना। कि सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना कि कौन से वाले लेवल पे कौन सी वाली शिक्षा होनी चाहिए, है ना। कौन से वाले स्तर पे कौन सी वाली शिक्षा होनी चाहिए, कितने लेवल की शिक्षा होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता जो होती है वो कौन देता है, ठीक है। देखो ये जो यूजीसी है ना, यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिएगा, ये जो यूजीसी है ये क्या करता है, यूजीसी ही करवाता है नेट कंडक्ट, नेट को कंडक्ट, है ना। NET जो होता है, अभी ये माउस अच्छे से नहीं चल रहा तो थोड़ा राइटिंग ऐसे ही आएगा, जो नेट होता है ना उसको यूजीसी ही कंडक्ट करवाता है ना। अब जो नेट होता है ये बेसिकली इससे फायदे क्या है हमारे, या हमें क्यों देना चाहिए नेट। तो अगर तो आपने मास्टर्स करी हुई है तो आपको क्या करना है, नेट देना है ना। अब उस नेट का फायदा क्या होगा, आप पीएचडी के बाद भी दे सकते हैं, पीएचडी रनिंग में चल रही है तब भी दे सकते हैं, और आफ्टर मास्टर्स भी दे सकते हैं, यानी मास्टर्स आपने कर ली उसके बाद भी दे सकते हैं। नेट के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जब पीएचडी करते हैं ना, तो पीएचडी करने के लिए आपको हर महीने 30-35 हजार रुपए मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप रिसर्च वर्क करते हो ना, इसके लिए। है ना। तो बेसिकली क्या है, आपको आप जो भी बेसिकली वो कर रहे हैं रिसर्च जब भी करेंगे अपने पीएचडी में जा करके, तो यहाँ से जो यूजीसी है यही ही आपको पैसे देता है, फंड देता है ना। 30-35 हजार रुपए हर महीने देता है रिसर्च के लिए, ठीक है। यूजीसी का और फायदा, इसका नेट का और क्या फायदा है, तो अगर तो आप पीएचडी में हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसी कॉलेज में, तो बिना नेट के कुछ नहीं हो सकता, आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं किसी कॉलेज में, है ना। अगर कॉलेज में आपको टीचर बनना है तो जैसे बैचलर्स वालों को पढ़ाना है या मास्टर्स वालों को पढ़ाना है तो नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो और बेसिकली और भी इसके बहुत फायदे होते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं वहां पे भी आपको प्रेफरेंस दी जाती है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे क्वेश्चन में है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण और अनुसंधान के लिए, है ना, यानी शिक्षा और अनुसंधान के लिए जब भी रिसर्च करनी होती है तो उसके लिए वित्तीय सहायता कौन देता है। वित्तीय सहायता कौन देता है, वहां पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है ना, यही ही फंड्स देता है। बेसिकली यही ही फंड्स को वो करवाता है ना, कि आपके लिए फंड्स जो हैं उनको रेज करवाता है, यही ही जो यूजीसी होता है यही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है विश्वविद्यालय आयोग के जो कार्य हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है यह विश्वविद्यालय परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान आदि के संबंध में गोष्ठियां आयोजित करता है। बिल्कुल करेक्ट, यानी सेमिनार्स करवाता है ये कि किस तरीके से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में एग्जाम्स में सुधार ला सकते हैं, पाठ्यक्रम कैसा बना सकते हैं, है ना, और जो रिसर्च होनी है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में उसको और कैसे बढ़िया कर सकते हैं, है ना। तो ये सबके लिए सेमिनार्स करवाता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेवारत अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करवाता है, ये भी बात एकदम करेक्ट है ना, कि जो बेसिकली जो टीचर होते हैं उनके लिए और भी कोर्सेज जो हैं वो भी अरेंज करवाता है कि उन कॉलेज में करके उन कॉलेज मतलब उन कोर्सेज को भी आप कर सकते हो, है ना। जब आप बेसिकली पढ़ा रहे हो बच्चों को उस टाइम पे भी आप ये वाले कोर्सेज कर सकते हो, तो ये भी करवाता है ये। और नेक्स्ट है परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान आदि के संबंध में गोष्ठी आयोजित करवाता है, तो ये बात तो करेक्ट है, ठीक है। और ये बेसिकली ऊपर वाली ही बात है, कुछ अलग भी नहीं है इसमें, है ना। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सारे के सारे काम है इसके, ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो सितंबर 1961 में हुई थी, अभी अभी पढ़ा है आपने, ठीक। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के गठन में सम्मिलित है ना, यानी कि कौन कौन इसके
गठन में ये जो बना है तो ये किस किस को मिला करके बनाया गया है ना। पहला है राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है, इसको भी मिला करके बना है। और राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य शिक्षा संस्थान, ये भी एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। राष्ट्रीय मूल शिक्षा केंद्र यानी कि बेसिक एजुकेशन सेंटर जो होता है सबको मिला करके हुआ है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का प्रारंभिक कार्य क्षेत्र जो है वो क्या है, तो ये तीनों के तीनों हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभी अभी जस्ट पढ़ा है आपने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी विभाग के माध्यम से कार्य करता है, किस विभाग के माध्यम से कार्य करता है, ये विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान परामर्श और संदर्शन विभाग, शैक्षिक व्यवसायीकरण विभाग, सारे के सारे देखो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक जितने भी चीजें आएंगी ना, जो भी सब्जेक्ट आ जाए समझ लो सबको बनाएगा एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की जितनी भी चीजें हैं वो उन सबको यही तो डिसाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट है एनसीईआरटी निदेशक का कार्यालय अनुभाग के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, किस किस को करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध एकक को, इसको भी करता है, पत्रिका प्रकोष्ठ को भी करता है, और विस्तार परियोजना भी बनाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी के काम क्या क्या है, अनुसंधान नवाचार करता ही है, पाठ्यक्रम बनाता ही है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है उनको भी ये करता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो कार्य है वो क्या है, ठीक है, एनसीईआरटी ही है ये जो इसका, हाँ एक काम और कर लेना, एनसीईआरटी एनसीटीई इन दोनों का फुल फॉर्म भी याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछने के लिए आते हैं, है ना, तो आपको याद कर लेना है। ये एनसीईआरटी का मतलब क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हिंदी में याद करो तो हिंदी में याद करो, लेकिन जो फुल फॉर्म होते हैं वो इंग्लिश में ही याद करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में वो लोग देते भी नहीं है, इंग्लिश में ही दे देते हैं, ना, इसलिए इंग्लिश में ही याद कर लीजिए करें जो भी ये होते हैं फुल फॉर्म होते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो कार्य है वो क्या क्या है, अनुसंधान नवाचार है, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो वही पिछले वाला ही ऑप्शन वो है क्वेश्चन है ना, सेम, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी कितने संगठकों या एककों के माध्यम से कार्य करती है, तो टोटल 6 संगठक होते हैं इसके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो है वो कौन कौन सी हैं, अंशकालिक शिक्षा केंद्र है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये, प्रौढ़ साक्षरता योजना और किसान साक्षरता योजना, ठीक है। अब ये जो अंशकालिक शिक्षा केंद्र है इसका मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी काफी टाइम पहले ही शुरू हो गई थी अंशकालिक शिक्षा केंद्र, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं उनका एक टाइम होता है फिक्स, है ना, कि आपको 8 बजे आना है, बच्चों के स्कूल के बारे में बात हो रही है, जो स्कूल्स होते हैं कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, कि आपको 8 बजे आना है स्कूल में और आपकी 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, ऐसे होता है ना। अब सपोज करो कि कोई बच्चा है जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है ना, वो कक्षा 5 या कक्षा 6 का विद्यार्थी है, उसके घर में कोई कमाने वमाने वाला है नहीं, उस बच्चे को बेचारे को कहीं ना कहीं उसको कमाने के लिए भी जाना है ना, तो उसका जो भी उसको कमाने के लिए जाना है, सोचो उसको वो न्यूज़पेपर ही डाल के आता है लोगों के घर में, है ना, तो उसका तो सुबह का टाइम है 10-11 बजे तक वो फ्री हो पाएगा, उससे पहले वो फ्री नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनको की मतलब जो हमारा जो एक टाइम फिक्स्ड है स्कूल का, उस टाइम पीरियड में नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अंशकालिक शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। इनका मतलब क्या होता है, आपको जिस टाइम पे सुइटेबल है आपके लिए आप उस टाइम में स्कूल में जाओ, है ना, पर आप स्कूल जाओ, आपको जो टाइम सुइटेबल है, आप सुबह जाना चाहते हो सुबह जाओ, दोपहर जाना चाहते हो दोपहर में जाओ, शाम में जाना चाहते हो शाम में जाओ, 2 घंटे के लिए जाना चाहते हो 2 घंटे के लिए जाओ, 3 घंटे के लिए जाना चाहते हो 3 घंटे के लिए जाओ, है ना, इनको हम अंशकालिक शिक्षा केंद्र बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी जो है उन्होंने ही बनाए। प्रौढ़ साक्षरता योजना जो है ये क्या है, जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको साक्षर बनाया जाए, जैसे कभी कभी होता है ना कि पढ़ ही नहीं पाए हैं बचपन में, है ना, किसी भी रीजन की वजह से बड़े होकर के पढ़ना चाह रहे हैं, 15-16 साल के हो गए हैं और लेकिन वो गए नहीं है स्कूल, कभी नर्सरी केजी वेजी में गए हैं, उसके आगे गए नहीं, पर अभी बड़े होकर के पढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको हमें एबीसीडी से स्टार्ट करवाना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करवाना पड़ेगा, है ना, उनको मेन चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि उनके जीवन में काम आने वाली हैं, तो उसको हम प्रौढ़ साक्षरता योजना बोलते हैं उनके लिए भी। और किसान जो नहीं पढ़ पाए हैं वो भी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी एक साक्षरता योजना चलाई गई है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी ये सारे के सारी चीजें एनसीईआरटी जो है उसने शुरू करी हैं, ठीक। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने 1975 में द करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल नामक जो दस्तावेज है वो तैयार करा गया था। देखो करिकुलम बनाता ही एनसीईआरटी है ना, तो ये दस्तावेज किसने तैयार किया होगा, एनसीईआरटी ने तैयार किया हुआ है ना, 1975 में किया था 1985 तक के लिए। ठीक, नेक्स्ट है एनसीटीई। अब देखो यहाँ पर जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब है जो एनसीटीई है उसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा कब करी गई थी। ठीक है, तो एनसीटीई का मतलब क्या है, जो टीचर्स एजुकेशन के लिए है ना। एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, टीई लिख रहा है ना, इसको पहचान लेना, टीचर्स एजुकेशन। एनसी मतलब नेशनल काउंसिल, ठीक है, अगर फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाए तो एनसीटीई की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1995 में हुई थी। तो 95 हमारा बी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये इसी का ही फुल फॉर्म है, एनसीटीई का ही है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, कि ये जो है इसकी स्थापना करी गई थी, कब करी गई थी, 1995 में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 41 होती है। एनसीटीई में कुल सदस्य कितने होते हैं, 41 होते हैं। एनसीटीई का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, अध्यक्ष का मतलब क्या है, चेयरमैन कौन होगा, है ना, तो चेयरमैन कौन होता है, भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्री होता है वही ही एनसीटीई का अध्यक्ष होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की आवश्यकता का कारण जो है वो क्या है, क्यों चाहिए ये, एनसीटीई की जरूरत क्या है, तो न्यूनतम सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, प्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या के लिए, यानी कि जो भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं अगर उनकी समस्या है, यानी कि हमारे देश में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे कि पहले टाइम में अगर आप देखोगे है ना, तो जिस टाइम पे बीएड बीटीसी नहीं हुआ करता था उस टाइम पे सोचो कि टीचर्स को आइडिया ही नहीं होता था कि बच्चे जो है वो उनका बिहेवियर कौन से वाले एज पे कैसा होगा या बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, सारी की सारी चीजें थी ही नहीं पहले, है ना। बीटीसी तो फिर भी काफी पहले से था, है ना, बीएड तो फिर भी काफी टाइम बाद आया है ना, तो पहले ये थी ही नहीं, तो टीचरों को पढ़ाई भी नहीं जाती थी, इसीलिए टीचर जो है वो चाहे अपने सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे हों लेकिन वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाते थे, है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं था बच्चों का बिहेवियर क्या होता है, पढ़ाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस सब्जेक्ट को किस मेथड से पढ़ाओ तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ये कहाँ सिखाया जाता है हमें, बीएड में, है ना। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपको विधियां भी सिखाई जाएंगी कि कौन कौन से मेथड से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना, कि वो अच्छे से सीख पाए। तो प्रशिक्षित शिक्षकों की जो समस्या थी इंडिया में उसको दूर करने के लिए आया ये, और शिक्षकों की शिक्षा के लिए आया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारी की सारी चीजें बढ़िया हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो आवश्यकता है वो क्या है, न्यूनतम सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। प्रशिक्षित, अच्छा ये शिक्षा का विस्तार के लिए, बस यहाँ पे शिक्षा का विस्तार है ना, ये ऑप्शन अलग है, बाकी तो दोनों ऊपर वाले ही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वर्तमान कार्यों में सम्मिलित है, क्या है वर्तमान कार्यों में सम्मिलित, अध्यापक शिक्षा के संस्थानों को प्रमाणित या अप्रमाणित करना, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, और अध्यापक शिक्षा के संस्थानों का स्तर का मूल्यांकन करना, बिल्कुल करेक्ट है। अध्यापक शिक्षा के तरीकों और पाठ्यक्रम के निर्देश का विकास करना, सही है, ये हम ऊपर बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि अध्यापकों की शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ना सबको एनसीटीई देखेगा। ठीक, नेक्स्ट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के जो कार्य हैं वो क्या है, तो ये अध्यापक शिक्षा के सभी मामलों जैसे पूर्व सेवा, सेवाकालीन प्रशिक्षण भी सम्मिलित हो, सरकार को सलाह देता है, बिल्कुल करेक्ट है। सरकार के अध्यापक शिक्षा में उचित स्तर प्राप्त करने की सलाह देता है, बिल्कुल करेक्ट है, और राज्य सरकारों की ओर से पूछी गई किसी बात पर भी सलाह देता है, सारी की सारी चीजें सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता किससे संभव है, यानी कि राष्ट्रीय एकता जितने भी लोग हैं इंडिया में वो अपने देश के लिए एक हो, है ना, ये मतलब हुआ राष्ट्रीय एकता का। तो राष्ट्रीय एकता किस चीज से संभव है, किस चीज से संभव है, देश प्रेम की भावना से। अगर कोई भी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रीजन का हो, है ना, चाहे कोई राजस्थान का है, चाहे कोई असम का है, चाहे कोई यूपी का है, अगर उन सबको एक साथ लाना तो हमें क्या करना होगा, सबके अंदर देश प्रेम की भावना जो है वो जागृत करनी पड़ेगी। सबके अंदर देश प्रेम की भावना होगी तो सबको ये होगा, हाँ ये भी हमारा ही देशवासी है, हमारा ही भाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत भावनात्मक एकता टूटने का कौन सा कारण है। ठीक है, भारत की जो भावनात्मक एकता है वो कैसे टूट सकती है, भावनात्मक एकता टूटने का कौन सा है,
वो हो गया है भाई, क्योंकि ये वो मेरे को गलत लग रहा है। ये भारत भावनात्मक एकता टूटने का कौन सा है, ये क्या मतलब हुआ इसका? कौन सा कारण है, ऐसे करके कुछ होता है ना। देखो भावनात्मक एकता जो है ना वो एक ही चीज से टूट सकती है ना, टूटने का कारण ही होगा यहाँ पे। टूटने का कारण कौन सा है ना, या ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो कौन सा है? तो क्योंकि कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं यहाँ पर, इस वजह से जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अलग अलग रंग रूप होने की वजह से कोई भावनात्मक आहत नहीं होगी, गर्म जलवायु की वजह से भी नहीं होगी, और ऋतुओं की वजह से भी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है, यानी जो नेशनल कमेटी है उसके वो है अध्यक्ष है वो कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। ये कथन किसका है, किसने बोला है ये? तो संपूर्णानंद जी ने ही बोला है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना वो वाले ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं, वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो आपके यहाँ से मतलब ये वाले यूनिट से संबंधित नहीं है, हो सकता है पूरे के पूरे पेपर से संबंधित हो इससे, है ना। और जो भी आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाकी के पेपर हैं उनसे भी रिलेटेड हो ये क्वेश्चन, है ना, उनसे भी रिलेटेड होंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखनी है सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता बाधक तत्वों में कौन सा एक नहीं है? बाधक तत्वों का मतलब क्या हुआ? जो राष्ट्रीय एकता को रोके। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता को देखो कौन कौन सी चीजें रोकती हैं? निरक्षरता रोकेगी, अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो रोकेगी, है ना। जातिवाद अगर होगा यानी कि कास्टिज्म होगी, अगर जातिवाद फैला हुआ है लोगों में, उससे भी राष्ट्रीय एकता जो है वो टूटेगी, है ना। वोट की राजनीति होगी, उससे भी राष्ट्रीय एकता टूटेगी। ठीक है, ये पूछे कौन सा कारक नहीं है, तो अगर शिक्षा होगी, है ना, तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। ये बाधक तत्व नहीं है, ये साधक तत्व हो जाएगा, है ना। तो शिक्षा जो है ये यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर जोर दिया था, किसने जोर दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जोर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नाम की जो पुस्तक है किसने लिखी थी? ये तो हेदरिंगटन ने लिखी थी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा करी गई थी? ये आपने ऑलरेडी कल परसों पढ़ लिया है ना। 1990 तक करी गई थी प्राथमिक शिक्षा को, यानी कि निम्न प्राथमिक शिक्षा को, है ना, प्राथमिक शिक्षा को, और उच्च प्राथमिक शिक्षा जो होती है यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, उसको बनाने की वो करी गई थी घोषणा 1995 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा के समान अवसर और भाषाओं का विकास, सारी की सारी चीजें हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? किस शिक्षा नीति में बात करी गई थी इसकी? 1986 में बात करी गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित कार्य योजना जो है वो कब आई थी? तो 86 वाली की कब आई थी? 1992 में आई थी, है ना। चलिए राममूर्ति समिति जो है उन्होंने उनकी उस पे आई थी सुझावों पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है भावनात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, किसने बोला है ये? चलिए किसने बोला था? तो संपूर्णानंद कमेटी ने बोला था। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है जैसा मैं आपको पढ़ा रही थी इसके टाइम पे कि हमारा देश जब आजाद हुआ था तो आजाद देश का या आजाद भारत की पहला शिक्षा आयोग यही था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं क्योंकि राधा कृष्णन जी इसके अध्यक्ष थे इसलिए, है ना। तो देखो ये जो हमारा आजाद भारत था या स्वतंत्र भारत था उसकी पहली शिक्षा नीति यही ही है, ये पहला शिक्षा आयोग जो है वो यही ही है ना। अब हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ है ना, एक साल बाद ही बन गया था ये, इसीलिए बोल रहे हैं आजाद भारत का। ठीक है, तो 1948 जो है ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था, यानी जो यूजीसी है वो कब बना था? तो ये बना था 1954-56 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप वैसे ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? ठीक है, देखो अभी पीछे वाला क्वेश्चन ही है ये जस्ट
क्या पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग, पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे, राधाकृष्णन जी, इसीलिए इसको राधाकृष्णन शिक्षा आयोग भी बोलते हैं या राधाकृष्णन आयोग भी बोलते हैं, है ना। तो कौन थे इसके अध्यक्ष, राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, राधाकृष्णन है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है विश्वविद्यालय जो इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित करता है, इसका अपना जो चैनल है वो कौन सा है। ठीक, तो इसका अपना चैनल कौन सा है, इग्नू। ठीक है, नेक्स्ट है वह विश्वविद्यालय जो परस्पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, इसका अपना चैनल जो है वो कौन सा है, तो यही ही है, इग्नू जो है उसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक, तो यही ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। ठीक, तो ये किस राज्य में है, हरियाणा के अंदर है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय का मुख्य तौर क्या होता है, तो बहुत सारे जो विश्वविद्यालय होते हैं मुख्य तौर पर उनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो शिक्षण यानी कि शिक्षा देते हैं वो, है ना। विश्वविद्यालय है तो किसकी शिक्षा होगी, बैचलर्स की, मास्टर्स की, पीएचडी की, है ना, तो उसकी शिक्षा देते हैं। अनुसंधान करवाते हैं, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च, जैसे जितने भी पीएचडी वाले होते हैं वो सारे के सारे रिसर्च करते हैं, है ना, और परीक्षा आयोजित करवाता है, तो सारे के सारे कार्य हो जाएंगे हमारे डी ऑप्शन वाले। नेक्स्ट है भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर बना था। ठीक है, तो आभासी विश्वविद्यालय सबसे पहले तमिलनाडु में बना था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे आभासी विश्वविद्यालय क्या होता है, तो आभासी विश्वविद्यालय ऐसा होता है आप बिना विश्वविद्यालय जाए घर पर ही पढ़ सकते हैं, है ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। जैसे कि जो भी टीचर हैं वो लेक्चर ले रहे हैं यूनिवर्सिटी से ही और आपको उसका वो मिलता है, लॉगिन वोगिन मिलता है ना, तो आप लॉगिन आईडी मिलता है और वो लॉगिन आईडी डाल के जो भी उनका एप्लीकेशन होता है वहां पर जाकर के और जो वो पढ़ा रहे हैं वो आप अपने घर पे बैठकर पढ़ सकते हैं ना। तो पहला ये तमिलनाडु में बना था। नेक्स्ट है जो यूजीसी है वो मुख्य रूप से किस चीज से संबंधित है, तो यूजीसी किससे है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है यूजीसी का नाम, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, तो विश्वविद्यालय जो है वो किससे संबंधित होगा, उच्च शिक्षा से संबंधित होगा, है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 के अंदर हुई थी, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है HECI जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा, HECI का ही किया गया था, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी, 1857 में। ठीक है, उच्च शिक्षा की ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी, 1916 में हुई थी, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो कब बना था, ये बना था 1921 में, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा विश्वविद्यालय जो है ये कब बना था, ये याद रख लेना, ये आ सकता है ना, 1927 में बना था। भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3, एक होता है आवासीय, एक होता है संबंधक और एक होता है आवासीय संबंधक। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, आवासीय का मतलब क्या होता है, जहां पर हॉस्टल्स भी हों, है ना। संबंधक का मतलब क्या होता है, जहां पर वो नहीं है, मतलब संबंधक का मतलब होता है जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी हो, है ना, और वो RMPSU से एफिलिएटेड हो, तो ये होता है संबंधक। और आवासीय संबंधक का मतलब क्या होता है कि जहां पर हॉस्टल भी हो और जो कि किसी और से जिसका एफिलिएशन भी हो। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा, कानपुर, अवध, बुंदेलखंड के जो विश्वविद्यालय हैं वो किस प्रकार के हैं, तो ये संबंधक विश्वविद्यालय हैं, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालय के 2 भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो शिक्षण प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि एक तो वो
जहां पर कि आप परंपरागत रूप में जैसे कि विश्वविद्यालय हैं वैसे ही जाते हो विश्वविद्यालय, वहां जाके पढ़ते हो, जो भी टाइम पीरियड उनका होता है डिसाइडेड, और फिर अपने घर आ जाते हो शाम को, है ना। तो ये तो परंपरागत हो गया। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है मुक्त विश्वविद्यालय, यानी आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि इग्नू हो गया, है ना। इग्नू जो है वो भी मुक्त विश्वविद्यालय है, तो वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम दे आओ, घर पे ही बैठ के पढ़ते रहो, है ना। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर पूछ रहे हैं, ये एक क्या है जिसमें आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी पढ़ने, और एक क्या है जिसमें आप घर पे बैठ के पढ़ लो आराम से, है ना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1985 में हुई थी, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। किसने बोला था ये, तो ये बोला था पंडित नेहरू ने। सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 1500 होने चाहिए, है ना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है ये क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी एक बहुत ही उच्च स्तरीय आयोग है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा था शायद कल, है ना। और ये क्या करता है, ये सरकार जो है हमारी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको उच्च शिक्षा के बारे में बताता है ना। और जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है ये कब बना था, 2005 में बना था। इसकी भी सारी चीजें याद रख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2005 में बना था ये, है ना, सबसे नया यही ही है, ये समझ लो। 2005 में बना था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सेम पित्रोदा, है ना, याद रखना है आपको, सेम पित्रोदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सामान्य विद्यालय यानी कॉमन स्कूल जो है इसका मतलब क्या होता है, तो देखो कॉमन स्कूल का सिंपल सा मतलब ये होता है, जो अभी जितने भी स्कूल्स हैं इस टाइम पे वो सारे के सारे कॉमन ही हैं, जहां पर एडमिशन लेने से पहले ये ना पूछा जाए कि आपकी जात क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, है ना, या फिर आप जो है आपका मतलब पापा क्या करते हैं, ये वो सो क्या करते हैं वो, है ना, यानी किसी भी चीज का भेद नहीं हो जिस स्कूल में, उसको कॉमन स्कूल बोला जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है, जहां धर्म जाति वर्ग भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट में 65-66 में शिक्षा पर जो है वो कितना व्यय, शिक्षा पर कितना व्यय किया गया था, है ना। तो 65-66 में किया गया था 2%, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूले को कब स्वीकार करा गया था, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला है, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला जो है ये दिया किसने था सबसे पहले, तो कोठारी आयोग ने दिया था, है ना, कोठारी आयोग ने दिया। तो कोठारी आयोग कब बना था, 64-66 में बना था, है ना, 64-66 में। ठीक है, कोठारी आयोग ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1966 में, ये 1964 और 1966 है, ठीक है, इतना याद रख लेना, सिर्फ 64-66 नहीं है, वो तो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ इसलिए, है ना। तो इसने जो कोठारी आयोग है वो 64 में बना था, 1964 में, और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ही सबसे पहले जो त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला जो अभी तक चल रहा है वो सबसे पहले इन्होंने ही अपने उसमें बताया था रिपोर्ट में, है ना। अब क्या हुआ, जो 1968 वाली जो हमारी पहली शिक्षा नीति है वो 1968 में बनी थी, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली 1968 में आई थी, ये आपने पढ़ लिया होगा, अगर आपने इससे पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होंगी ये चीजें, है ना, बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। तो 1968 में हमारी पहली शिक्षा नीति बनी थी, और ये जो 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी थी, इसने कोठारी आयोग वाली जो रिपोर्ट थी जो इन्होंने 66 में सबमिट करी थी, तो इन्होंने इसी की सारी चीजें डाली हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, है ना। तो स्वीकार कब करा गया, देखो कोठारी आयोग ने दिया था त्रिभाषा फॉर्मूला, और उस त्रिभाषा फॉर्मूला को पहली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अंदर डाल करके और लागू कर दिया गया देश में, है ना। तो स्वीकार सबसे पहले कब हुआ, 1968 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था, तो कब, देखो बना कब था, ये सबसे पहले 1956 में सबसे पहले बना था, है ना, 1956 में भी बना था ना, इसमें भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं। उसके बाद में जो कोठारी वाला है, जो कोठारी जी ने दिया था वो आया है, और उसके बाद में लागू जो हुआ है, यानी स्वीकार कब हुआ है, पहली शिक्षा नीति में। तो ये सारी की सारी चीजें अलग अलग हैं, सब आपको क्लियर करके रखनी है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था,
किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। उसके बाद में कोठारी आयोग जी जो है, इनका वाला जो अभी तक चल रहा है वो इनका वाला ही है, त्रिभाषा, ठीक है। और सबसे पहले जो आया था, लागू कर दिया गया था, वो बनाया था जो शिक्षा नीति है 68 वाली, उसने। ठीक, नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना किस बोर्ड ने दी थी? किस बोर्ड ने दी थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन कराई जाने वाली भाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी है ना? तो हिंदी भाषी राज्य जो हैं वहां पर कौन कौन सी होंगी, इसके बारे में पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि पहली जो होती है हमारी भाषा वो तो हमारी मातृभाषा ही होती है ना। तो हिंदी भाषी हो, अगर जैसे कोई हिंदी भाषी है, जैसे अगर हमारी बात करो, हम यूपी के, हम हिंदी भाषी हैं, तो हमारी तो जो पहली भाषा होगी वो हिंदी ही होगी, है ना। दूसरी जो भाषा होगी वो क्या होगी? अंग्रेजी होगी, ठीक है। और एक और जो भाषा होगी वो क्या होगी? या तो कोई एक, या तो देखो कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी या तो अंग्रेजी होगी, इन दोनों में से एक होगी, ठीक है। ये हिंदी भाषी की बात हो रही है। अब जैसे अगर कोई और है ना, अगर कोई भी और है कहीं का, तो उसकी क्या हो जाएगी? पहली तो उसकी मातृभाषा ही हो जाएगी। जैसे अगर हम वहां की बात करें, है ना, तमिलनाडु की बात करें, समझो, तो तमिलनाडु की जो भी लैंग्वेज है तो पहली तो उनकी यही ही हो जाएगी, क्योंकि पहली मातृभाषा ही होती है ना। और दूसरी के अंदर वो अंग्रेजी ले सकते हैं, और या फिर हिंदी ले सकते हैं, या और कोई भी चीज ले सकते हैं जो वो भाषा लेना चाहे, ठीक। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो ये बहुत इजी है, मतलब याद करना, क्योंकि स्त्री शिक्षा के बारे में जो समिति बनी थी उसका नाम था हंसा मेहता समिति, है ना। अब आपको ये हंसा नाम दिख रहा होगा, ये लड़कियों जैसा नाम है ना। ये एक्चुअल में थे तो आदमी ही, मतलब लड़के थे, पर क्योंकि हमको याद करने के लिए ट्रिक बनानी है, तो देखो स्त्री शिक्षा की बात किसने करी है? जिसका नाम स्त्रियों के जैसा है, यानी हंसा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, तो ये आपको याद रहेगा आसानी से। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया था, है ना। तो स्कूल चलो किसके लिए चलाया जाएगा? छोटे बच्चे ही होते हैं जो स्कूल जाने में नाटक करते हैं, तो किसके लिए चलाया जाएगा? प्राथमिक शिक्षा के लिए। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? तो इसको रखा गया था प्रथम वरीयता क्रम में, ठीक। जो प्राथमिक शिक्षा है उसको, और उच्च शिक्षा जो है उच्च प्राथमिक को रखा गया था द्वितीय में, ठीक, द्वितीय प्राथमिकता में। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? तो इसको रखा गया था द्वितीय में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा को, ठीक है। नेक्स्ट है वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों की संचालन होता है, वो शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को तो हम राष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं, है ना। जो कि हमारी तीन आ गई हैं अभी आजादी के बाद, NEP 1, NEP 2 और NEP 3। NEP 3 तो अभी 2020 में ही आई है, ठीक है।